देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अभय दुबे, अभी आपके पास कांग्रेस के ऊपर लगातार अपीजमेंट के आरोप लगते रहे हैं। क्या आपको लगता है ये अपीजमेंट का कल्मिनेशन है कि आज भी कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए नजर आते हैं? दिनेश गौतम जी, गंभीरता से इस विषय को हमको समझने की आवश्यकता है। आप पार्टी का व्यवहार आजकल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह है। मुझे ये बताइए कि ये जमात मरकज वाला मसला खड़ा कब से हुआ जानते हैं आप? 27 अप्रैल से इस देश के सारे मीडिया ने ये दिखाना प्रारंभ किया कि हजारों लाखों मजदूर बेबस होकर सड़कों पर दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। 28 मार्च को सारे मीडिया में ये खबर चली कि दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा पर हजारों भूखे प्यासे मजदूर इकट्ठा हैं। वो क्रम जारी रहता है। 29 मार्च को रात को 2 बजे अजीत डोभाल साहब मरकज के इस स्थान पर जाते हैं। उसके बाद 2 दिन तक, 1 अप्रैल तक ये खबरें सारे टेलीविजन पर चलती है कि कैसे मजदूरों का ध्यान नहीं दिया गया, लॉकडाउन जो किया गया वो बहुत दुबे साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। एक क्षण, 1 मिनट, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए, उसके बाद में आपकी किसी भी सूरत में लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या वो इस तरीके की तकलीफें हैं कि उनको परसिक्यूशन कहा जाए और ये कहा जाए कि अरब देशों से शिकायत करेंगे? आपने अगर मुझसे प्रश्न किया है तो मैं 10 सेकंड और दीजिए, सिर्फ उत्तर उसका देता हूं। 1 अप्रैल से यह मुद्दा सरफेस पर आता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जो फैला है ये जमात के लोगों ने मरकज के कारण फैल गया। एक दिन दिनेश गौतम जी ने साहस किया खबर दिखाने का। 21 मार्च को कमर्शियल फ्लाइट हिंदुस्तान में प्रतिबंधित कर दी गई। उसके 1 वीक पहले तक सुपर रिच लोगों की फाल्कन 2000 जो हिंदुस्तान ने विमान चार्टर देखे भी नहीं, 102 फ्लाइट लैंड हुई है। सर, ये आप जो कह रहे हैं ना, आप कहीं और ले जा रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है। बहुत स्पष्ट तौर पर जिसके समझ में नहीं आया हो मैं फिर से दोहरा लूं, जफरुल इस्लाम का ये ट्वीट किसी भी तौर पर सही कहा जा सकता है क्या? और इसमें सिर्फ जवाब बाइनरी हो सकता है, हां या ना। कंडीशन अप्लाई करके जो लोग जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो मेरे समझ में फिलहाल नहीं आ रहे हैं। संगीत रागी, आपके पास संगीत रागी, ये वो कौन लोग हैं और वो क्या चाहते हैं जो इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस ट्वीट को डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, बात बहुत सीधा है। क्या उन्होंने एक व्यक्ति के नाते उन्होंने जो कहा है वो एक व्यक्ति का विचार है, या ये एक मुस्लिम समाज के एक वर्ग का एक हिस्सा है जो उसकी मानसिकता का परिचय देता है, या तीसरी बात, क्या ये इस्लाम के अंदर जो एक सोच है उसका ये प्रतिबिंब है? और क्या वो जिस सरकार ने उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है वो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या उसकी तरफ से भी इस तरह के बयानों को टैसिट सपोर्ट है? क्या ये भी सवाल है? देखिए, ये मैं इस पर आऊंगा। मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग में वो कहता तो है, वो उसके मुंह पर तो संविधान है, लेकिन उसकी आत्मा में अरबिस्तान बसता है। यही इस देश के एक मुसलमानों के हिस्से का पहचान बन गया है, और इसलिए वो बार बार विक्टिमहुड कार्ड लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। 70 साल में हमने एक ऐसे कैंसर को पनपा करके रखा है, और इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है, जो मुस्लिम लीग को जिंदा रखा, जमीयत इस्लाम को जिंदा रखा, देवबंद इस्लाम को जिंदा रखा। इनकी नींव क्या है? इनकी नींव ये है कि काफिरों के लिए मौत। और काफिर कौन है? हिंदू उनके लिए काफिर है। अरब, ये जो इस्लामिक ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है, यही तो जाकिर नाइक करता है, यही तो बाकी सारे लोग करते हैं, यही तो तबलीगी जमात बात करती है। इसीलिए जब जिहाद में विश्वास करते हैं, इसलिए कोरोना जिहाद की बात की जा गई थी। कांग्रेस के प्रवक्ता ने सीधे सीधे, ये पूरा देश जान गया है कि आज परोक्ष अपरोक्ष तौर पे ये भारत सरकार का आंकड़ा है, 30% जो कंट्रीब्यूशन आया है वो तबलीगी जमात से आया है। किसी राज्य में ये 90% है, और वो लोग हर जगह नंगाई पर उतर आए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।